एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ये दो चीज़ें अक्सर है, पिछली क्लास में मैंने कुछ लोगों को बताया था कि जब किसी भी मैसेज को किसी भी मैसेज को एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में चेंज किया जाए, स्क्रिप्ट जो मैसेज है, मैसेज के सीक्वेंस को, मैसेज के फोनेटिक्स को, ठीक है, और मैसेज के जो है कि जो उसका जो इम्प्रेशन हो रहा है, जो एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके बगैर बदले हुए जो है कि अगर एक स्क्रिप्ट से दूसरे स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया जाए तो उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं हिंदी में लिखूं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या है, हिंदी है, ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है, हिंदी है, और हिंदी में मैंने एक मैसेज लिखा बोर्ड पे, मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, ठीक है। अब उसी के बाद में उसी के नीचे मैंने जो है कि मैं फिर वही लिखता हूँ, मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि क्या रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, इंग्लिश स्क्रिप्ट में। तो मैं लिखूंगा MERANAM, मेरा नाम इम्तियाज अहमद, HAI है, मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। तो हम ये देखेंगे ऊपर जो हम बोल रहे हैं मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, तो उससे जो आवाज पैदा हो रही है, जो साउंड फोनेटिक्स पैदा हो रही है, जब अंग्रेजी में स्क्रिप्ट में हमने लिखा, जब उसको भी हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, तो उससे भी जो फोनेटिक्स पैदा होगी वो सेम होगी, जो फोनेटिक्स पैदा होगी वो सेम होगी, और इन आवाज़ों का जो सीक्वेंस है वो भी सेम होगा, उससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग आएगी वो भी सेम होगी। तो जब किसी भी मैसेज को एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में इस तरह से कन्वर्ट किया जाए तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन है। और वही मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, अगर उसी के लिखो माई नेम इज इम्तियाज अहमद, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन। कि हम एक स्क्रिप्ट से दूसरे स्क्रिप्ट में तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन मैसेज का जो है कि फोनेटिक्स है, उसका जो साउंड की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है, तब दैट विल बी ए ट्रांसलेशन। तो ऐसे ही होता है डीएनए का जो स्क्रिप्ट है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, बस कैसे न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए के जो स्क्रिप्ट है वो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन कैसे न्यूक्लियोटाइड है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसके जो अल्फाबेट्स हैं। लेकिन जब कोई मैसेज डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो उससे जो सीक्वेंस बनता है, जो फोनेटिक्स बनती है, वो लगभग सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, एक्सेप्ट कि जहाँ पे टी होगा डीएनए में वहां पर आरएनए में यू हो जाएगा, दैट इज ओनली डिफरेंस। लेकिन आप यू को टी ही मान के चलिए तो हम मानेंगे कि वो 100% सेम साउंड ही आएगा, इसलिए इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो बहरहाल जो डिफिनीशन है ट्रांसक्रिप्शन की वो यही है कि जिस तरह से आपका डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, ऐसे ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच आरएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, सॉरी लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच रही थी, सबको आवाज मेरी आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा आप ठीक से आ रही है, मुझे आप लोगों की कट कट के आ रही थी। हाँ जी ठीक है। हाँ, तो द प्रोसेस बाय विच आरएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, तो जान लीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा, आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा बाय कॉपीइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड इन डीएनए। डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होगा उन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक डीएनए स्ट्रैंड को ही कॉपी किया जाएगा और उससे आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा थ्रू 3 स्टेप्स। वही 3 स्टेप्स जैसे कि हमने आप लोगों को पहले बताया कि जितने भी बायोपॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं या केमिस्ट्री में जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं या और कोई भी सिक्वेंशियल इवेंट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो जनरली उसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये भी ट्रांसक्रिप्शन भी इन 3 स्टेजेस में होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और ये एक जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली स्टेप्स नहीं है बल्कि स्टेजेस हैं, और इन स्टेजेस और हर एक स्टेज जो है कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। द नेक्स्ट इज अ ट्रांसक्रिप्शन is a DNA template dependent polymerization of RNA. ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। रेप्लिकेशन क्या था, वहां पे डीएनए ही टेम्पलेट था और डीएनए ही पॉलीमराइज हो रहा था। यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट है लेकिन आरएनए पॉलीमराइज होगा। एंड essentially a similar process like the DNA replication,
और आपने देखा था वहां पे कि डीएनए रेप्लिकेशन के पीछे जो बेसिक रीजन है या जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है वो है बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो है कि वो ड्राइविंग फोर्स होगा, और जो पॉलीमराइजेशन है, जो पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन करने की एबिलिटी है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसी वजह से कोई एक स्ट्रैंड को ही कॉपी कर पाता है। तो base complementarity and polymerization in 5 prime to 3 direction only is the underlying mechanism for transcription, as is the case in DNA replication. Similarly, RNA polymerase show a similar enzymatic mechanism like the DNA polymerase during polymerization of RNA molecule. तो ये कुछ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए पॉलीमरेज के बीच में सिमिलैरिटी है। A 3D model representing the RNA polymerase with important structures and operating events taking place during transcription is shown in figure 3.1.c. तो हम ये सारे देखेंगे जितने भी फिगर हैं 3.1a, 3.1b and 3.1c। तो ये इमेज जरा हम एक बार देख लें। देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, ये A है और ये B है और ये C है। ठीक है, तो ये आपका जो है डीएनए ये आपका ये आपका डीएनए टेम्पलेट है, ये डीएनए टेम्पलेट है, इसको कॉपी करा जा रहा है, कॉपी करके आरएनए बनाया जा रहा है। तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम डायरेक्शन में ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये एक न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड पहले लग चुका है, उसके बाद ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड लग चुका है, अब यहाँ पर तीसरा न्यूक्लियोटाइड लगने जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज में कि वहां पर एक गेट होता है जो फिल्टर करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड के केस में। ठीक ऐसे यहाँ पे भी एक फिल्टर होगा, एक जो एक एक्टिव साइट होगा जो डिस्टिंग्विश करेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में। राइबोन्यूक्लियोटाइड को तो आने देगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को नहीं आने देगा। अब एक एक करके सारे चारों किस्म के राइबोन्यूक्लियोटाइड वहां पर बार बार आएंगे और ये जो टेम्पलेट वाला जो बेस है, टेम्पलेट वाले बेस के साथ हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस टी है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए जी आ गया, ये इसे हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन वाटसोनियन नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी। तो आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा कि नहीं, ये परफेक्ट पेयरिंग नहीं है, हट जाओ तुम सही राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं हो, तुम कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं हो। जी के बाद अगर मान लीजिए सी आ गया, फिर उसके बाद में यू आ गया, तो ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए ए आ गया तो ए एक्सेप्ट हो जाएगा। जब ए हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन परफेक्ट है। तब इसी आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जो उसकी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी, उस पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की मदद से आरएनए पॉलीमरेज जो है ये 3 प्राइम OH का अटैक करा देगा अल्फा फास्फेट पर जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, और फिर इनके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा और ये पायरोफास्फेट रिलीज हो जाएगा। जैसे ही पायरोफास्फेट यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा पायरोफास्फेटेज। पायरोफास्फेटेज इन दोनों फास्फेट ग्रुप को अलग अलग कर देगा, तो इनऑर्गेनिक मोनोफास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? Yes. कि मतलब कैसे जो है कि डीएनए का जैसे पॉलीमराइजेशन होगा था, बिल्कुल ठीक वैसे ही आरएनए का भी पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए जैसे वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आपने देखा था, ऐसे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का ये 3D स्ट्रक्चर है। तो इसके एक्टिव साइट में बहुत सारे ऐसे निगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड होंगे, जैसे कि यहाँ पे एस्पार्ट 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 ये सब दिख रहे हैं। ये निगेटिवली चार्जेस जो है कि अमीनो एसिड होंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो जिसकी वजह से ये इनका सरफेस जो है, जो एक्टिव साइड का जो सरफेस होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे तो एक्टिव साइट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो फिर ये आने वाले न्यूक्लियोटाइड के जो फास्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है उनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ये
न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, इसके एक्टिव साइट पे बाउंड हो जाएंगे, एक्टिव साइट पे बाउंड हो जाएंगे। और फिर ये डीएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, उसके जो बेस के साथ जो है कि जो टेम्पलेट के अंदर बेस है उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करके देखेगा। और अगर वो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसकी मदद से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की मदद से आरएनए पॉलीमरेज एक जो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड बेस को होल्ड करेगा, पकड़ेगा, और उसके बाद बेस के और बेस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराएगा। और वो हाइब्रिडाइजेशन अगर वाटसोनियन होगी तो फिर उसके बाद में जो क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा देगा। और अगर मान लीजिए वाटसोनियन परफेक्ट पेयरिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उसको डिसोसिएट करा देगा, नेक्स्ट के साथ फिर ट्राई करेगा। इस तरह से चलते रहेगा। और जब परफेक्ट मैच मिल जाएगा तो यहाँ पर ये आप देख रही हैं जो प्राइमर है 3' OH, उसका अल्फा फास्फेट पे अटैक करा के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। ये आप देख रही हैं। दूसरी चीज आप ये देख रही हैं तीसरे सी ग्रुप में कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज एक डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, एक डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे यूज करता रहेगा और उसके ऊपर आरएनए सिंथेसाइज करता रहेगा। जब आरएनए सिंथेसाइज करता रहेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा तो डीएनए के अंदर तो जो डाउन स्ट्रीम डीएनए होगा उसके अंदर क्या होने लगेगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, और पीछे वाले डीएनए में क्या होने लगेगा, निगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, एक एंजाइम आएगा टोपोआइसोमरेज जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को खत्म करेगा, कम करेगा। और पीछे भी एक टोपोआइसोमरेज आएगा जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को खत्म करेगा, यानी यहाँ पर वो फिर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट करेगा, ताकि जो है कि हमारा डीएनए जो है कि बहुत ज्यादा है सुपर कॉइल्ड कंडीशन में ना रहे। ठीक है, फिर भी ज्यादातर अक्सर डीएनए नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड स्टेट में रहता है। मतलब ये सारे के सारे डीएनए ओरिजिनली नेगेटिव सुपर कॉइल्ड स्टेट में रहते हैं, ताकि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो तो उस दौरान जो है कि इनकी अनबाउंडिंग, डीएनए स्ट्रैंड की अनबाउंडिंग इजीली हो सके। और याद रखिएगा जिस तरह से डीएनए पॉलीमरेज के लिए मैग्नीशियम आयन जरूरी होता है, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज के लिए भी मैग्नीशियम आयन जरूरी होगा। बफर में ये मैग्नीशियम आयन वाले बफर होने जरूरी हैं। तो अगर आप इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन करेंगी या इन विट्रो रेप्लिकेशन करेंगी तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज के बफर में और आरएनए पॉलीमरेज के बफर में मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग बफर का होना जरूरी होगा।